आप सभी को तो ये मालूम होगा कि 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और इसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में चलने वाले इन 100 से ज्यादा नेताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है और इनमें लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई पद यात्रा या फिर रथ यात्रा कर रहा हो। आपको बता दें कि हमारी राजनीति में यात्राएं जन समर्थन हासिल करने का सटीक मंत्र रही हैं। फिर चाहे वो 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च ने पदयात्राओं की राजनीतिक शक्ति का दुनिया को एहसास करवाना हो या फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी के बाद भारत में दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनाना हो। ये दो राजनीतिक घटनाएं तो सिर्फ बानगी है। तो आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे जन समर्थन हासिल करने वाली कुछ ऐसी ही दिलचस्प राजनीतिक यात्राओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारतीय राजनीति को बदलने वाली 5 यात्राओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में। आपको बता दें कि ये यात्रा 12 मार्च 1930 में हुई थी। इसकी अगुवाई भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और ये यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तक हुई। अब ये बताते हैं कि ये यात्रा क्यों हुई थी। तो ये यात्रा नमक पर लगने वाले टैक्स को मुद्दा बनाकर हर घर को आजादी के आंदोलन से जोड़ना था। तो वहीं इसका राजनीतिक हालात क्या था। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले 1919 में लागू संवैधानिक सुधार की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भारी विरोध हुआ। 1928 में पुलिस की पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। ऐसे माहौल में आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किया। यात्रा का नतीजा क्या निकला? तो इस यात्रा से 3 चीजें हासिल हुई। पहली, बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 खत्म हुई, जो नमक बनाने के आरोपियों के घर में घुसकर तलाशी लेने की छूट देती थी। दूसरी, नमक बनाने पर 6 महीने जेल और भारी जुर्माना लगाने का कानून खत्म हुआ। और तीसरी, इस यात्रा की वजह से राजनीतिक यात्राओं का पॉलिटिकल टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ। अब इस यात्रा का अंग्रेज विरोध न करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बता दें कि दांडी पहुंचने से पहले अंग्रेजों ने नमक को कीचड़ बना दिया था। जी हाँ, गांधी जी के दांडी आने से पहले ही अंग्रेजों ने समुद्र तट पर जमा नमक और रेत को मिलाकर कीचड़ बना दिया था। ये देखकर गांधी जी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। जीतू भाई केशवलजी नाम के एक शख्स ने पहले ही कुछ नमक छुपा कर रखा था। इसी से बापू ने एक चुटकी नमक उठाया और कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरी यात्रा के बारे में। दूसरी यात्रा चैतन्य रथम यात्रा थी, जो 29 मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी बनाने के बाद चैतन्य रथम यात्रा की शुरुआत हुई। इसकी अगुवाई एनटी रामाराव ने की थी और ये यात्रा हैदराबाद से शुरू होकर पूरे आंध्र प्रदेश में हुई। तो इसका भी कारण जान लेते हैं कि ये यात्रा क्यों हुई। तो बता दें कि तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने राजनीति में खुद को लॉन्च किया। जिस पुरानी शेरवेल गाड़ी पर बैठकर एनटी रामाराव ने यात्रा शुरू की, वो गाड़ी रेल मॉडल बन गई। उन्होंने 4 बार पूरे राज्य का चक्कर लगाया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रामाराव का नाम शामिल हुआ। राजनीतिक हालात 1972 से 1982 के बीच राज्य में 2 विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान 5 बार मुख्यमंत्री बदले और 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहती थी। यात्रा का नतीजा, 9 महीने में उनकी पार्टी तेलुगु देशम टीडीपी सत्ता में आ गई। रामाराव को यात्रा से इतना जनसमर्थन मिला कि जनवरी 1983 में हुए चुनाव में 294 में से रिकॉर्ड 1999 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली। तब से अब तक राज्य में 5 बार टीडीपी की सरकार बन चुकी है। तो राजीव गांधी के गुस्से को मुद्दा बनाकर शुरू किया था चैतन्य रथम यात्रा। 1982 में एक रोज राजीव गांधी हैदराबाद आए थे। हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने सीएमटी अजन्य भी पहुंचे। भीड़ को देखकर राजीव बिफर गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को लोगों के सामने ही खड़ी कोटी सुनाई। इसमें रामाराव ने आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान से जोड़ दिया और नई पार्टी बनाकर पूरे राज्य में यात्राएं की। तीसरी यात्रा रथ यात्रा।
रथ यात्रा 25 दिसंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा की अगुवाई लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। ये यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की थी और इसकी दूरी 9 राज्यों से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये यात्रा क्यों हुई, इसके बारे में भी आपको बता दें। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की। पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। इन जातियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर अभियान को तेज कर दिया। राजनीतिक हालात। बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। राजीव गांधी सरकार में ही वित्त मंत्री और विदेश मंत्री वीपी सिंह की जनता दल ने लेफ्ट और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इधर विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने की घोषणा कर दी। इस तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हुई। यात्रा का नतीजा। इस यात्रा का भी 3 नतीजा निकला। पहला, बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा की आलोचना की। विरोध में बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। दूसरी, कार सेवक बिना आडवाणी के ही अयोध्या पहुंचे। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। तब मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति कमजोर पड़ने लगी और बीजेपी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। और तीसरी, 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 यानी कि पिछली बार से 35 ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई। 1990 में रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को गिरफ्तार करने से डीसी ने इनकार कर दिया था। 19 अक्टूबर को रथ यात्रा के बिहार प्रवेश करते ही आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश सीएम लालू यादव ने धनबाद के डिप्टी कमिश्नर अफजल अमानुल्लाह को दिया, लेकिन उन्होंने धार्मिक मुद्दा बनने के डर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में 23 अक्टूबर को समस्तीपुर जिले के डीएम आर.के. सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि अभी आर.के. सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। नंबर 4, 2004 में आंध्र प्रदेश पदयात्रा। इसकी अगुवाई वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की और ये चेवेल्ला शहर से पदयात्रा का शुरुआत हुआ, जो 11 जिलों से होकर गुजरा। इसकी दूरी 1500 किलोमीटर की रही थी। ये भी कारण बता देते हैं कि ये पदयात्रा क्यों हुई थी। सूखे की समस्या को लेकर यात्रा निकाली गई थी। राजनीतिक हालात। 10 साल से राज्य में टीडीपी की सरकार होने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी। यात्रा का नतीजा। यात्रा से रेड्डी को भरपूर जन समर्थन मिला और 2004 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 185 सीटों पर जीत के साथ उनकी सरकार बनी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें 94 सीटें ज्यादा मिली थी। टीडीपी के सामने खत्म होने के कगार पर पहुंची कांग्रेस ने एक बार फिर से जन समर्थन हासिल कर लिया था। आंध्र प्रदेश पदयात्रा से रेड्डी मजदूरों के दिल में बस गए। यात्रा के दौरान एक रोज राजशेखर रेड्डी को सरकारी काम में लगे मजदूरों ने बताया कि उन्हें काम के बदले सिर्फ भोजन मिल रहा है। वहां 3 किलो चावल के लिए काम करते बच्चों को देख वो भावुक हो गए। उन्होंने ठेकेदार को डांटते हुए कहा कि बच्चों से काम नहीं कराने और न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कहा। इस घटना से रेड्डी वहां के मजदूरों के दिल में बस गए। नंबर 5, 2017 प्रजा संकल्प यात्रा। इसकी अगुवाई जगमोहन रेड्डी ने की। ये 6 नवंबर 2017 को हुआ और ये आंध्र प्रदेश के कडब्बा जिले से श्रीकाकुलम तक हुआ। इसकी दूरी 430 दिनों में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से होकर करीब 3648 किलोमीटर दूरी तय की। ये यात्रा क्यों? लंबे समय से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और टीडीपी की सरकार से परेशान जनता से एक मौका देने की अपील। राजनीतिक हालात। 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद कांग्रेस ने जगमोहन को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर जगमोहन ने यात्रा निकालने का फैसला किया। यात्रा का नतीजा। यात्रा के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस की जीत हुई। वहीं विधानसभा की 175 में से 152 सीटें जीतकर उन्होंने राज्य में सरकार बनाई।
प्रजा संकल्प यात्रा से पिता की तरह जगमोहन की देवदूत की इमेज बनी। जगमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस से 10 साल तक राजनीतिक मुकाबला किया, जेल भी गए। 2019 में पिता की पदयात्रा के फॉर्मूले से उन्हें जीत मिली। जनता वाईएसआर रेड्डी को देवदूत मानती थी। इस यात्रा ने जगमोहन के उसी छवि को एक बार फिर से स्थापित किया। आपने अब तक भारतीय राजनीति के 5 दिलचस्प यात्राओं के बारे में पढ़ा। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानिए। भारत जोड़ो यात्रा, इसकी अगुवाई राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करने वाली है। कहां से कहां तक? 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। इसकी दूरी 430 दिनों में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से होकर करीब 3684 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। कांग्रेस पार्टी जन समर्थन हासिल करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा कर रही है। कांग्रेस ने यात्रा के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला, केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ। दूसरा, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ। भारत जोड़ो यात्रा, क्या सत्ता में वापस लौट पाएगी कांग्रेस? पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई भारत जोड़ो यात्रा पर 3 सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पहला, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है। इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में लोगों की नजर यात्रा से ज्यादा चुनाव के परिणाम पर रहने वाली है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा का रूट बुंदेलशहर को छोड़ दे तो 4 बड़े राज्यों बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल से न के बराबर होकर गुजरता है, जबकि यहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और लोकसभा में 176 सीटें यहीं से आती हैं। और तीसरा, 2 दशक में राजनीतिक यात्राएं एक भौगोलिक क्षेत्र या फिर राज्य स्तर पर सफल हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में पूरे देश की पैदल यात्रा कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।